हमने कीवर्ड रिसर्च से बात शुरू की थी। उसके बाद हमने कहा भाई कीवर्ड मिल गया, और जब हमें कीवर्ड मिल गया तो हमने कहा भाई इसको टाइटल में ले आओ, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन में ले आओ। फिर हमने कैनोनिकल की बात की, सब क्लियर है ना कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने कहा भाई साइट मैप जनरेट करो, रोबोट्स की फाइल बनाओ, और सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराने के बाद वहाँ पर अपना साइट मैप सबमिट कर दें। यही किया है मैंने कहा, यही सब कुछ किया है ना हम लोगों ने। ठीक है, अब जरा आगे आते हैं और एक टास्क को जरा क्विकली देखते हैं, पीडीएफ से भी देखते हैं और वेबसाइट से भी देखते हैं। ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स, ये मैंने वेबसाइट ये खोल लिया, और साथ में वेबसाइट भी खोल लेते हैं, बेशक वही वाली बेशक खोल लें। फैक्टर्स को देखना है हमने। अब ऑन साइट एसईओ फैक्टर्स की बात हो रही है। यहां से हम इस स्लाइड को गो थ्रू करेंगे और साथ साथ इसको देखते जाएंगे। नंबर 1, क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स का मतलब क्या हुआ कि आपके यूआरएल नेम के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। यानी जब भी आप एसईओ कर रहे होंगे तो आपने यूआरएल्स ऐसे बनाने हैं, लाइक दिस। अगर तो वर्डप्रेस होता है तो वहां पर तो हम नाम क्रिएट कर लेते हैं, और अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आपने अपनी फाइलों के नाम ये वाले रखना है। ठीक है, उसके बाद यूज टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स, ये हमने कर लिया ना। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, ये एक तरह से आप समझ लोगे चेकलिस्ट है, ये पढ़ा है हमने। अच्छा, उसके बाद आगे आते जाओ, फिर क्या था, मेटा डिस्क्रिप्शन। और जो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन सिर्फ कंसीडर नहीं होती, ये ज़हन में रखना है। पहले तो होता था ना कि सिर्फ मेटा, अब मेटा के साथ साथ कंटेंट, क्योंकि हर दफा मेटा में से ही निकलेगा। मेटा टेक्स्ट जो होता है, जो वेबसाइट का सर्च में नजर आ रहा होता है, वो हर दफा मेटा में से नहीं निकलेगा। पहले निकलता होता था, नवंबर 2023 तक निकलता होता था, उसके बाद से मेटा में से भी निकलता है और वेबसाइट के कंटेंट में से भी निकलता है। और आगे आ जाते हैं जी, पे अटेंशन टू हेडिंग्स। ये हमने पढ़ा था, हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक। पहले इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा आपको। कहता है आपकी वेबसाइट का कंटेंट, चाहे वो वर्डप्रेस का कंटेंट हो, तो चाहे वो कोडिंग वाली वेबसाइट का कंटेंट हो, कहता है उसको आपने इस स्ट्रक्चर में लिखना है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आ रही है जी, हेडिंग वन। नॉट मोर देन 1 हेडिंग वंस। आपकी एक वेबसाइट में एक H1 होना चाहिए। अगर आपकी एक से ज्यादा H1 होंगे तो ये भी एसईओ ऑडिट में आपको बताएगा कि भाई आप गलत यूज कर रहे हो H1 का। सो एक H1 यूज करो, और वो वहां पे यूज करो जहां पर आपका प्राइमरी या फोकस कीवर्ड है। उसके बाद आगे देखें जरा क्या आ रहा है। फिर उसने उसको डिफाइन कर दिया H2 में, भाई ये जो हेडिंग है इसके बीच में कंटेंट भी है। ये तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, बीच में कंटेंट यानी पैराग्राफ्स भी है। फिर क्या कहता है H2 जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप ट्रायल लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आ जाए बैठ जाए। ये हमारी क्लास बिल्कुल मिडल में है, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। हाँ, वैसे अगर बैठना चाहते हैं जरूर बैठे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिडल में है, नॉट फर्स्ट लेक्चर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, H2 सब हेडिंग। फिर क्या आ गया, H3। मैंने ऊपर उसने एक सब हेडिंग बनाई, और आगे से उसको जब फर्दर डिफाइन करना है, उसने एक्सप्लेन करना है, तो फिर आगे कौन सी हेडिंग का यूज कर रहा है, H3। फिर क्या कहता है एक और मेन पॉइंट का सब पॉइंट है, फिर वो H2 से। अब पहले मैं क्या कह रहा था कि एक से ज्यादा H1 नहीं यूज करने, मगर एक से ज्यादा H2 H3 यूज किए जा सकते, मतलब रश नहीं लगा देना, लेकिन एक से ज्यादा यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जैसे हम वर्ड में लेटर लिखते हैं, तो जो काम हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का करते हैं, वो ये कह रहा है कि आप इससे कर लो। कहता है ये दूसरा टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया, अब आप इसे आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो, एक ये एक्सप्लेनेशन आ गई, फिर एक ये एक्सप्लेनेशन आ गई, तो इसको आप बुलेट्स की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि बुलेट नहीं है, ये वेबसाइट को लिखने का स्ट्रक्चर है। जैसे किताबें लिखी होती है ना,
कंपोज की होती है। तो उसके ऊपर जब पहला टॉपिक शुरू होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन ये एग्जांपल दी हुई है, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1 और ऊपर टॉपिक, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ, फिर क्या लिखा होता है 1.1, फिर दूसरा टॉपिक। किताबों में बुक रीडिंग जब कर रहे होते हैं फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर लिखा होता है 1.2, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप सबको समझ में आ रही होती है बुक पढ़ते हुए कि भाई ये जो 1.2 है ये क्या है, ये 1 का सब टॉपिक है। ये 1.3 क्या है, ये भी 1 का सब टॉपिक है। लेकिन अगर एकदम आ जाए 1.2.1, फिर आपको समझ में आ जाती है ये क्या है, ये क्या है, ये 1.2 का सब टॉपिक है, ये 1 मेन टॉपिक नहीं है। तो गूगल भी यही चाहता है, गूगल ये चाहता है कि हमारी वेबसाइट को हम इस तरीके से कंपोज करें, हमारी वेबसाइट को हम इस तरीके से लिखें कि यूजर्स और क्राउलर को समझ में आए कि वो क्या है टॉपिक। बुक रीडिंग की तरह वो उसको पढ़ रहा है। जैसे आपको बुक रीडिंग करते हुए पूरा रीडिंग का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, जो कि आपने सीखा नहीं होता, कोई कोर्स नहीं किया होता बुक रीड करने का, कि भाई हमें पता लग जाए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये सब पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये सब पॉइंट ऑफ सब पॉइंट ऑफ सब पॉइंट है, ये भी आपको समझ में आ जाता है। तो वो कहता है इसी स्ट्रक्चर में इट इज द यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, और इसको गूगल कहता है कि ये है आपकी वेबसाइट को लिखने का स्ट्रक्चर, कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अब अगर हम यहां पे आकर देखें तो हमने यहां पे इस एग्जांपल में क्या किया हुआ है, देख रहे हैं आप। अब हमने क्या किया, जहां से हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है वहां पर हमने यूज किया हुआ है हेडिंग स्टाइल, लेकिन इसको ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए हमने फॉर्मेटिंग भी यूज की हुई है, मगर फॉर्मेटिंग के साथ हमने हेडिंग स्टाइल का भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, H1 का। अब ये H1 इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर यूज क्या कर रहे हैं हम, यहां पर यूज कर रहे हैं हम कीवर्ड। अब एक्चुअली ये जो फॉर्मेटिंग है, ये जो HTML के टैग्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो HTML के टैग्स हैं, बोल्ड, हेडिंग स्टाइल, ये आइडेंटिफायर्स हैं क्राउलर के लिए। क्राउलर आपके कीवर्ड्स को इन्हीं में ढूंढता है, क्राउलर आपके कीवर्ड्स को इनके अंदर ढूंढता है। मिसाल के तौर पर भाई अब उसे पता कैसे लगेगा, मतलब मेरे क्लाइंट को भी पता है कि ये कीवर्ड है, मुझे भी पता है ये कीवर्ड है, यूजर्स को भी शायद पता हो ये कीवर्ड है, गूगल को कैसे पता लगेगा ये कीवर्ड है? भाई गूगल कोई ह्यूमन तो नहीं है ना, जितने भी ह्यूमन है उसको पता लग रहा है कि ये मेरा मेन टॉपिक हो सकता है। गूगल को ये कैसे पता लगेगा ये मेरा मेन टॉपिक है? ये उसे पता लगेगा HTML के टैग से। मतलब मैंने टाइटल में लिखा, उसने कहा भाई ये आपका कीवर्ड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, उसने कहा ये आपका कीवर्ड होगा। मैंने हेडिंग स्टाइल में लिखा, उसने कहा ये आपका मेन कीवर्ड या सब कीवर्ड होगा। अगर आपने इसको H1 में लिख दिया तो आपका ये मेन कीवर्ड होगा। अगर आपने इसको सब हेडिंग में लिखा तो ये आपका सेकेंडरी कीवर्ड होगा। सो गूगल ऐसे यूज कर रहा है। फिर पैराग्राफ लिखे, पहला पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के अंदर देखे पहले ही सेंटेंस में हमने क्या लिखा, वही लिखा जो यहां लिखा है। यहां क्या लिखा, वही लिखा जो यहां लिखा है। माउस रखें इसके ऊपर से, क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यहां क्या लिखा हुआ है, यानी ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। अब गूगल इसको कैसे कीवर्ड समझ रहा है? गूगल इसको इसके वर्ड्स के साथ, इसकी मीनिंग के साथ कीवर्ड नहीं समझ रहा। गूगल इसको कीवर्ड कैसे समझ रहा है कि भाई ये टाइटल में है, यही हेडिंग स्टाइल में। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि कंपनी ने एसईओ नहीं थी कराई और उसने यहां पर क्या लिखा हुआ था, कंपनी का क्या नाम है जी, दस्तगीर इंजीनियरिंग। तो यहां पर लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग। बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं। अब गूगल क्या समझेगा कि इनका कीवर्ड क्या है, वेलकम टू दस्तगीर, यानी उसको कीवर्ड की कोई पहचान नहीं है। वो क्या, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन से टैग्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ कीवर्ड्स होने चाहिए, तो क्या आपने वहां पर कीवर्ड्स इस्तेमाल किए कि नहीं किए। उसके नजदीक वही कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कॉल का बटन बना हुआ है। अब सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसको भी H1 कर दिया, तो गूगल क्या समझेगा, ये भी आपका कीवर्ड है। अच्छा, उसके बाद और नीचे आए जरा, बिल्कुल एंड पर आ जाए फुटर पे थोड़ी देर के लिए जी। ये बना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये अबाउट लिखा हुआ है, इसको भी मैं कर दूं, इसके इर्द गिर्द लगा दूं H1, तो गूगल क्या समझेगा, ये बड़ा गड़बड़ हो गई ना। मैं गड़बड़ होगी, ये तो हमारा कीवर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स ऐसे करने हैं जहां पर हमारे कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड या सेकेंडरी ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे। इसी वजह से हमारी वेबसाइट रैंक करेगी।
चले अब आ जाते हैं इधर, अगली बात क्या है। चलिए ये तो हो गया ना, राइट कीवर्ड चूज करने हम लोगों ने भाई, ठीक हो गया। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बोल्ड बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया ना अभी भाई, ये किया ना एक्सप्लेन। ये मैंने बोल्ड का टैग लगाया हुआ है, ये भी HTML टैग है, इसलिए हमने सबसे पहले HTML को सीखा था। और अगर हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में तो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह फॉर्मेटिंग करते हैं कि भाई टाइप किया, सिलेक्ट किया, ऊपर बोल्ड का बटन बना हुआ है, बोल्ड कर दो, आई बना हुआ है, इटैलिक कर दो, लिंक लगाना है तो हाइपर लिंक का बटन बना हुआ है, इमेज लगाना चाहते हैं इमेज पे क्लिक कर दो। मतलब वो तो सारे का सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट की तरह का इंटरफेस है, वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, वो तो एप्लीकेशन है। कोडिंग में हम कोडिंग से कर रहे हैं, वहां पर हम एप्लीकेशन से कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कीवर्ड बनाया हुआ है हमने, किचन इक्विपमेंट भी हमने कीवर्ड बनाया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट भी हमने कीवर्ड बनाया हुआ है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। तो इस वक्त क्योंकि मैंने प्रोफेशनल को निकाल दिया तो उसने यहां से कीवर्ड रीड करना है, बोल्ड से कीवर्ड को रीड करना शुरू कर देना। आगे आ जाए जी। अगला क्राइटेरिया क्या है, इंटरनल लिंक्स। लिंक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिंक्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में। याद रखें कि अगर कोई एक वेबसाइट है तो उसके ऊपर कोई लिंक इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं कि भाई ये आइसोलेटेड वेबसाइट है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आपका अपना कोई सोशल सर्कल ना हो, जहां पर आप रहते हो आपको कोई जानता ही ना हो, तो कहते हैं ना कि ये बड़ा आइसोलेटेड बंदा है, किसी को नहीं पता इनका। इसी तरह आपकी वेबसाइट पे भी अगर लिंक्स ना हो तो ये आपकी आइसोलेटेड वेबसाइट है, सो गूगल इसको भी पसंद नहीं करता। गूगल कहता है आपकी वेबसाइट के पेजेस आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है बस उसी के ऊपर है और कोई उधर आ नहीं रहा और आपके पेज से आप कहीं जा नहीं रहे। कहता है भाई लिंक्स होने चाहिए। अब दो बातें मैंने कर दी, आने की भी और जाने की भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह के टू वे लिंक्स चाहिए, इंटरनल लिंक्स भी चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स भी चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल लिंक्स हम बोलेंगे विद इन वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे होम का पेज है, आपकी वेबसाइट पे अबाउट अस है, आपकी वेबसाइट पे सर्विसेज है, आपकी वेबसाइट पे गैलरी है और भी बहुत कुछ है। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई बंदा मेरी सर्विसेज वाले पेज पर हो, उधर से कुछ रीड कर रहा हो, तो रीड करते करते उसे एक हाइपरलिंक मिले, उस पर क्लिक करें तो कहां आ जाए, हमारे होम पेज पे आ जाए। हमारे होम पेज को रीड कर रहा हो, रीड करते करते किसी जगह पे क्लिक करे तो कहां चला जाए, हमारी गैलरी पे चला जाए। तो ये क्या है, लिंक्स। गूगल कहता है आपकी पूरी, अब लिंक्स होते हैं वैसे आमतौर पर देखें, अभी आपको मैं जो चीजें दिखा रहा था वो सब लिंक्स ही तो थे। ऊपर व्हाट्सएप का बटन बना हुआ था, लिंक था, होम का बटन लिंक था, कॉन्टेक्ट अस लिंक है, आपके सारे मेन्यूज लिंक्स होते हैं ना। एक वेबसाइट पे जितने भी मेन्यूज होते हैं ये सब लिंक्स ही तो होते हैं। ये देखें, ये भी लिंक बना हुआ है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है, ये क्या है, ये भी लिंक है, ये क्या है, ये भी लिंक है। और देखें जरा, इधर भी एक लिंक होना चाहिए, पहले पैराग्राफ में एक लिंक जरूर होना चाहिए। आपकी वेबसाइट के पहले पैराग्राफ में एक लिंक जरूर होना चाहिए और आपके पेज के ऊपर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल लिंक जरूर होना चाहिए। इंटरनल समझ में आ गया कि हमारी वेबसाइट को जाएगा और एक्सटर्नल बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर कहां जा सकता है भाई, मेरे फेसबुक पेज पे जा सकता है, मेरे लिंक्डइन पेज पर जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब कितने होने चाहिए? गूगल रिकमेंड करता है कि एक वेबसाइट में मैक्सिमम 100 लिंक्स हो सकते हैं, पूरी वेबसाइट। तो काउंट में शायद ये ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इतने सारे हर पेज के ऊपर तो इतने सारे तो मेन्यूज ही बने होते हैं, इतने सारे सोशल मीडिया के बटन ही लगे होते हैं। तो अगर पेजेस को काउंट करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा लिमिट नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम 100 लिमिट पूरी करें, मतलब हम विद इन 100 भी जा सकते हैं, 50 लिंक्स भी हो सकते हैं, 60 लिंक्स भी हो सकते हैं। और लिंक में रेलिवेंसी का होना बहुत जरूरी है। अभी आपने काम जोर जबरदस्ती नहीं करना कि भाई बस लिंक बनाना था तो लिंक बना दिया, बंदा पढ़ कुछ और रहा है, लिंक पे क्लिक किया तो कहीं और चला गया, उसकी तो सारी वो अटेंशन ही डाइवर्ट कर दिया आपने ना, वो कुछ और रीड कर रहा था, तो आप उसको लिंक कराते कराते एकदम ही मतलब कुछ और दिखाना शुरू कर दिया आपने। मतलब पढ़, वो मैथ रहा था उसे दिखाना, उसके बाद आपने वो माशरत उलूम की किताब उसके सामने खुल गई, भाई वो क्या करेगा, उसका कोई फायदा नहीं है ना उसको। तो रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो जिस टॉपिक पर है उसी टॉपिक पर जाए। हाँ, अगर आपने अपना लिंक फेसबुक से किया हुआ है तो आपका वो पढ़ रहा है, आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक रीडिंग कर रहा है, अब आपकी वेबसाइट जरूरी तो नहीं है बहुत फ्रेश हो,
वेबसाइट का कंटेंट पुराना भी हो सकता है, मगर फेसबुक पे जो चीजें आ रही होती है वो तो फ्रेश आ रही होती है। तो आपने क्या किया, उसके ऊपर एक पोस्ट का लिंक लगा दिया, आपने उसके ऊपर एक पोस्ट का लिंक लगा दिया, और वो पोस्ट जो है उसको लेकर जा रही है न्यू के ऊपर, नए कंटेंट के ऊपर लेकर जाने लगी हुई है, तो रेलिवेंट तो हो गई ना। यानी मैं उसको बताने लगा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है जो कि 1 हफ्ते के बाद नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो रेलिवेंट तो हुआ ना, वो वाला लिंक रेलिवेंट हो गया। तो रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक बिल्डिंग के अंदर। सो हम अब हमने ये भी समझ लिया कि इसमें एक इंटरनल लिंक होना चाहिए और एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए कम से कम। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है अ कैची कॉल टू एक्शन, C2A, कॉल टू एक्शन भी होने चाहिए। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के बटन बने हुए हैं, कॉल टू एक्शन बने हुए हैं ना। आप किसी को ये भी कर सकते हैं कि एकदम कोई चीज आपकी परचेज करना चाह रहे हैं और टेक्स्ट पढ़कर या तस्वीर देख के कन्विंस नहीं हो रहा, आप उसको लिंक दिखाएं वीडियो का, और वीडियो में आप उसको यूजर एक्सपीरियंस दिखा दें कि भाई इस चीज का यूजर एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा। जैसे मैं मार्केट करने लगा हूँ कि भाई यहाँ पर इतने बच्चे पढ़ गए हैं, इतने सेटिस्फाइड बच्चे हैं, इतने लोग जॉब पे लगे हुए हैं, इतने हजार लोग अपना काम करना शुरू कर दिया, तो इससे अच्छा है कि एक छोटा सा लिंक पे क्लिक करे और यूट्यूब पर जाए और उधर 2-3 स्टूडेंट्स के रिव्यूज आ जाए जो कि खुद बोल के बता रहे हो, तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। फिर आगे आ जाए, लिंक की बात हो गई, फिर और आगे आ जाए। अच्छा, लिंक्स क्या होते हैं, एक होता है डू फॉलो लिंक, एक होता है नो फॉलो लिंक। डिस्कस किया था हमने प्रीवियस में क्या नहीं? ठीक है। नो फॉलो लिंक का क्या मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है कि फॉलो नहीं करेगा। डू फॉलो का मतलब फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि डू फॉलो और नो फॉलो का एक्चुअल मतलब क्या है। बेसिकली तो लिंक कहीं पर भी लगाओ तो लिंक तो फॉलो दोनों सूरतों में ही होता है, चाहे वो डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, तो लिंक तो फॉलो ही होता है ना। मतलब हम क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर चले जाएंगे, तो लिंक तो फॉलो हो गया। लेकिन डू फॉलो और नो फॉलो की डेफिनेशन ये नहीं है। डू फॉलो और नो फॉलो की डेफिनेशन क्या है? डू फॉलो का मतलब ये है कि हमें उस लिंक के क्लिक करने से क्या हमें उसकी अथॉरिटी भी मिलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं अभी पैकेजेस माल में सेल लगी हुई है, पूरे पैकेजेस माल ने ना 75% ऑफ की सेल लगा दिया, ठीक है। अब हम अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, हमने क्या किया, वो जितनी भी वहाँ पर ब्रांड्स थी उन सब से जाकर बात की, मे भी उनको कुछ पे किया या अपनी फ्रेंडशिप की वजह से बात कर ली, और उनकी ब्रांड के अंदर अपनी स्टैंडिंग रख दी। अब वैसे चाहें तो हम सड़क के ऊपर बैनर भी लगा सकते हैं, हम पैकेजेस माल की एंट्रेंस के ऊपर भी एक स्टैंडी रख सकते हैं, लेकिन ब्रांड के अंदर स्टैंडी रखने का क्या मकसद है? उसकी रेपुटेशन को कैश करना, यही मकसद है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं पिज्जा हट के अंदर उनकी जो टीवी है उसके ऊपर अपने कॉलेज का इश्तिहार चला दूं, जो कि जियो टीवी से नहीं चल रहा, डायरेक्ट ऐड चल रहा है, और कोई भी बंदा बैठ के वहां पे पिज्जा खाता है, तो पिज्जा खाते खाते जब वो टीवी देख रहा है तो उसे सारे हमारे कोर्सेज का पता लग रहा है, तो मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, अब ये वाली मार्केटिंग उस पिज्जा खाने वाले को थोड़ा इन्फ्लुएंस भी कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कि वो पिज्जा हट का फैन था, तो पिज्जा हट में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिज्जा हट में बैठकर उसे जो कुछ भी नजर आ रहा है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। सो इसको हम बोल रहे हैं डू फॉलो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी भी मिल गई ना हमें। ऐसा लिंक जो आपको अथॉरिटी देता है उसे हम क्या बोलते हैं? डू फॉलो। बेसिकली जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स की अथॉरिटी होती है। ये आखिरी लेसन हम पढ़ेंगे, तो जो आप अथॉरिटी चेक करोगे इसका स्कोर बिटवीन 0 to 100 होता है। मिनिमम अथॉरिटी 0, मैक्सिमम अथॉरिटी 100। अगर मैं फेसबुक की अथॉरिटी चेक करूं तो 100 ही है, एग्जैक्टली 100 है। लिंक्डइन की चेक करेंगे तो लेस देन 100 मगर ग्रेटर देन 90। ट्विटर की चेक करेंगे ग्रेटर देन 90। एक आम सी वेबसाइट की चेक करेंगे 10, 5, 20, 30 हो सकती है। गूगल रिकमेंड करता है 40 की। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। सो अथॉरिटी इंप्रूव करने के लिए हमें डू फॉलो के लिंक्स चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, अगर हम सड़क पे बैनर लगा देंगे, सारी इन्वेस्टमेंट बैनर्स पे करें या उधर इन्वेस्टमेंट करें, तो उधर की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा होगा आपको। रोड के ऊपर तो हर तरह का बंदा नजर आ रहा होगा, फिर रोड के ऊपर आप रोड की रेपुटेशन को कैच कर रहे हो, लेकिन आप ब्रांड्स में जा रहे हो, वहां पर मैंने सिर्फ एक ब्रांड की एग्जांपल दी है। इस तरह पैकेजेस माल में तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड में जब आपकी फ्लेक्स लगी होगी तो हर ब्रांड की रेपुटेशन को आप कैच कर रहे होगे,
और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही होगी कि भाई ये इस ब्रांड के अंदर ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ दम है, तभी उन्होंने इसके अंदर लगाया इसको। ठीक है, सो ऐसे लिंक्स जो आपको अपनी अथॉरिटी भी देते हैं। अथॉरिटी का नाम जो होता है, टेक्निकल नाम है, इसको हम बोल देते हैं लिंक जूस। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है लिंक जूस, पीने वाला जूस होता है ना, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है उधर से, तो इस दिस अथॉरिटी इज कॉल्ड, आपको एक लिंक जूस मिल गया। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने लगाई, सपोज कर लेते हैं फेसबुक पर, फेसबुक की अथॉरिटी कितनी थी 100, तो मुझे लिंक जूस मिला। तो क्या मिला, मैं तो था पहले 1 पर, तो क्या एक पोस्ट लगाने से मैं 50 पर चला जाऊंगा? नो, मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होऊंगा, पॉइंट्स में ग्रो होना शुरू होगा। एंड देयर इज नो फिगर कि आप 10 लिंक से कितना ग्रो हो गए, 20 लिंक से कितना ग्रो हो गए, 1000 से, बल्कि आप जब लिंक बिल्डिंग शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाओगे। सो वो ये कह रहा है कि भाई ये जो लिंक्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। अब एक वेबसाइट है वो आपको देती है डू फॉलो लिंक। इसका क्या मतलब हुआ कि लिंक जूस दे रही है, अपना लिंक जूस शेयर कर रही है ना आपसे। एक वेबसाइट है जो आपसे लिंक जूस शेयर नहीं करती, उसको बोलते हैं नो फॉलो लिंक। बाय डिफॉल्ट आपने हाइपरलिंक पढ़ा था, याद है ना HTML में, बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है। आपने देखा था, हमने ये मेंशन ही नहीं किया था, हमने हाइपरलिंक यूज करते हुए मेंशन किया था कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है? नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो उसकी स्टेट होगी। तो बाय डिफॉल्ट हर लिंक जो होता है वो क्या होता है, डू फॉलो होता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि भाई मैंने किसी को डू फॉलो नहीं देना, तो फिर वो मेंशन करेगा अपने लिंक में। कैसे मेंशन करेगा? एक एट्रीब्यूट यूज करेगा, जैसे पहले यूज करते थे ना, उसमें कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक और एट्रीब्यूट आ गया REL। कहां पर? नहीं, कहां पर? एंकर के टैग के अंदर REL इक्वल्स टू नो फॉलो। जिसने ये लिख दिया इसका मतलब है वो अपना लिंक यूज नहीं दे रहा, जिसने नहीं लिखा इसका मतलब है कि वो दे रहा है, जिसने रिलेशन यूज ही नहीं किया, हर लिंक बाय डिफॉल्ट लिंक जूस देता है। जिसने लिंक जूस रोकना है अपना, वो रोकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक वेबसाइट है, उसका एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है, एक अबाउट अस का पेज है और एक होम का पेज है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा पेज है? होम का पेज है, सबको पता है, उसी के ऊपर सारी मोस्ट एसईओ भी हम करने लगे हुए हैं। अब अगर होम के पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट अस का होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टेक्ट अस का को लिंक जूस मिलेगा होम से, कोर्सेज को लिंक जूस मिलेगा होम से, सर्विसेज को लिंक जूस मिलेगा होम से, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। हम दे रहे हैं उसको, क्यों दे रहे हैं भाई? हमने तो हाइपरलिंक लगाया है ना, हमने तो रिलेशन लिखा ही नहीं। हम चाहते हैं कि उसका लिंक जूस भी उसको शेयर हो जाए, क्योंकि लिंक जूस तो जैसे, हाँ अगर मैं ये कहूंगा कॉन्टेक्ट का लिंक लगा रहा हूं मगर मुझे लिंक जूस नहीं देना उसको, तो फिर मैं जब हाइपरलिंक लगाऊंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? REL इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर नो फॉलो, फिर जो होगा लिंक जूस नहीं जाएगा। ठीक है, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक। अभी आ जाए आगे, ये बेसिकली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है? ये बात हुई है लिंक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट। जो अभी हमने कहा था ना कि इंटरनल लिंक्स भी होने चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। तब हमने देखा कि कैसे कैसे लिंक्स हो सकते हैं, हम कैसा लिंक देना चाहते हैं, खुद से कंट्रोल करते हैं। अब आए आगे, अगली चीज क्या आ गई? इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी ना हमने। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या थी, एक दफा से फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या थी? इमेज का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, इमेज कंप्रेस होना चाहिए। इमेज का आजकल जो हमने कहा था नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट है जो चल रहा है, वो कौन सा है? वेब होना चाहिए। इमेज का नाम जो है वो कीवर्ड पे होना चाहिए। यही सब चीजें थी। उसके बाद ये सारे थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद हमने कहा इमेज का जो टैग है उसमें आर्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए अबाउट 120 to 140 कैरेक्टर्स, और उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि उसका टाइटल टैग मेंशन होना चाहिए, उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम उसकी विड्थ और हाइट को मैनेज कर लें, बता दें कि भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या कम से कम विड्थ जरूर बताएं, तो ये भी एसईओ का फैक्टर है। सो दिस ऑल कॉल्ड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमने उस लेसन में बहुत डिटेल से पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको इमेजेस लगाने सिखाए थे। और अब एक वेबसाइट आपके पास आती है, जैसे आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो, अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल 400 इमेजेस हैं, आप एसईओ चेकर से चेक कीजिएगा, वो उसको बताएगा कि इसके ऊपर कितने इमेज ऑप्टिमाइज्ड हुए हैं, वो बताएगा कि इसके कितने इमेजेस हैं जो विदाउट आर्ट हैं,
पहले तो आपने देखना है कि आपका टाइटल कीवर्ड कौन सा है, और फिर एसईओ चेकर को यूज करें। वो कहेगा कि जनाब इसके 70 इमेजेस विदाउट आर्ट हैं, इसके 100 इमेजेस विदाउट आर्ट हैं, तो वहां पर उनके आर्ट को यूज करो और उन इमेजेस को मुकम्मल ऑप्टिमाइज करो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर फायदा ये होगा कि आप देखते हैं आजकल जब लोग सर्चेस करते हैं तो वेब पे भी सर्च होती है और गूगल इमेजेस में भी सर्च होती है। तो जब आपने अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया होगा, फायदा क्या होगा कि जब कोई बंदा गूगल इमेजेस में जाएगा तो आप ही के इमेजेस बार बार नजर आएंगे। तो जब वो आपका इमेज नजर आएगा तो नीचे विजिट का ऑप्शन आता है ना, तो उसमें जब वो बंदा क्लिक करेगा तो आप ही की वेबसाइट पर आएगा वो। तो ये एडवांटेज मिलेगा आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। जी हमने कर लिया था 140 होते हैं इसकी लेंथ होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऐड सोशल शेयरिंग बटन्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सोशल शेयरिंग बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट पे। सोशल शेयरिंग बहुत जरूरी है। आपको अपनी वेबसाइट को अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करना है, ठीक है, और आपको इंगेजमेंट भी करनी है। अदरवाइज वो कहेगा कि आपकी सोशल शेयरिंग बहुत वीक है। ये भी एसईओ का फैक्टर है। और शेयरिंग कैसे करें, आप फेसबुक पर, आप लिंक्डइन पर पोस्ट बनाएं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट बनाएं और उसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखें ताकि कोई भी बंदा उस पोस्ट को पढ़े, मजीद डिटेल के लिए वो क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पर आ जाए। तो ट्रैफिक मिल गई फेसबुक से, ट्रैफिक मिल गई लिंक्डइन से, दूसरे प्लेटफॉर्म से, और लिंक्डइन की अथॉरिटी तो 100 थी। तो जब आपको वहां से ट्रैफिक मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लिंक अथॉरिटी भी और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ रही है। ब्लॉग, मैंने ये कहा था कि एक आपकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल का पेज होना चाहिए या ब्लॉग के नाम से एक पेज होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पेज है जो आप फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। देखिए हमने किसी डेवलपर से एक वेबसाइट बनाई, वो सारी की सारी वेबसाइट स्टैटिक है, उस वेबसाइट में सारा कंटेंट स्टैटिक है, तो वो तो वंस लिखा गया। आज वेबसाइट बनाई तो आज मेरी वेबसाइट न्यू है। अगर आज से 1 साल पहले वेबसाइट बनाई तो अब तो वेबसाइट पुरानी हो गई मेरी। फिर मैंने उस पर कोई काम नहीं करवाया, अभी वेबसाइट तो बन गई, डेवलपर चला गया पैसे लेकर। अब तो 6 साल के बाद मेरी वेबसाइट काफी पुरानी हो गई, 8 साल के बाद तो और पुरानी हो गई। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यू रखना चाहिए ब्लॉग के नाम से या आर्टिकल्स के नाम से, और उसका इंटरफेस मेरे पास होना चाहिए कि भाई उसमें मैं चेंजेस खुद करूं, उसके अंदर जो भी एडिशंस करनी हो मैं कर रहा हूं अपनी साइट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेश डाटा हो रहा है हमारा कि नहीं वेबसाइट पर। हर ब्लॉग पे, हर आर्टिकल के ऊपर मैं ट्रैफिक को घुमाकर लेकर जाता हूं लिंक बिल्डिंग के थ्रू, जो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी पढ़ी है। कभी होम पेज के ऊपर, कभी कोर्सेज के पेज पर, कभी गैलरी में। अब क्या हुआ, मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक घूम रही है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है हमारा। चलो जी, यहां पर खत्म हो गई, सोशल मीडिया की बात हो रही है मुझसे। तो ये हमने एक फैक्टर और पढ़ लिया। अब आए जरा यहां पर, लिंक जूस मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। 404 ब्रोकन लिंक, डेड लिंक, ये सब चीजें जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 404 ब्रोकन लिंक, डेड लिंक। 404 कब आएगा, 404 एक एरर कोड है। ये कब जनरेट होता है, ये उस वक्त जनरेट होता है जब कोई पेज गूगल को नहीं मिलता। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है, वेबसाइट खुल जाती है। अबाउट अस पे क्लिक करता है, वो भी खुल जाता है, मगर जब वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करता है ना तो एरर आ जाता है। इसका मतलब है उसे पेज नहीं मिला। जैसे हमने कल देख रहे थे, बार बार रोबोट्स पे एरर आ रहा था, साइट मैप पे भी एरर आ रहा था, 404 ही देख रहे थे आप लोग एरर। इसका मतलब गूगल को ये वेब फाइल नहीं मिली। हमारा काम ये भी होता है कि हम 404 एरर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा काम ये भी होता है हम 404 एरर्स को भी ढूंढते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है उसके अंदर 20 लिंक्स हैं टोटल, एक वेबसाइट है उसमें 100 लिंक्स हैं, एक वेबसाइट है उसमें 500 लिंक्स हैं। भाई बहुत सारे लिंक्स भी हो सकते हैं। वो जो रनिंग ऑर्डर्स की वेबसाइट है उसमें मोर देन 5000 लिंक्स हैं। मतलब इतने लिंक्स का मतलब उतने पेजेस, एक वेबसाइट में इतने पेजेस बने हुए हैं। अब अगर इतने पेजेस की मेंटेनेंस में कोई इशू आ रहा है तो 404 एरर आएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट पे 404 एरर आ रहे हैं तो आपको वो पेज आ कैसे रहा है बेसिकली। अगर आप इस साइट्स को देखें तो आपको वो पेज आता कैसे है, बड़ी बड़ी एफर्ट से आता है। मतलब एफर्ट क्या हो रही है, एक बंदा गूगल पे कुछ सर्च करता है, कीवर्ड लिखता है, उस कीवर्ड के रिजल्ट में आपकी वेबसाइट रैंक होती है, ये कह रहे हैं ना, एसईओ में रैंक होती है, फिर वो बंदा उस पर क्लिक करता है। तो इतनी सारी हमने मेहनत की, गूगल ने भी हमारा साथ दिया, और उसके बाद यूजर कहां पे जा रहा है, यूजर जा रहा है 404 पे। तो अब गूगल भी माइंड करेगा इस बात को कि भाई मैंने आपको आपकी इतनी मदद की है, ट्रैफिक आपके पास लेकर आया हूँ, और वहां पर तो आपके पास पेज ही कोई मौजूद नहीं है। हाँ, सो ये आप अपनी रेपुटेशन भी खराब कर रहे हैं और मेरी रेपुटेशन भी खराब कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही सुयर किस्म का फैक्टर होता है कि हमें जब कोई वेबसाइट की एसईओ शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसके ऊपर 404 एरर तो नहीं जनरेट हो रहे। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा छोटी वेबसाइट है, उसे तो आइडेंटिफाई करना आसान है कि भाई उसमें 10 लिंक्स हैं, बड़ी आसान बात है, भाई एक एक क्लिक करके देख लो। अब जिसके अंदर मोर देन 5000 लिंक्स हैं, और इस बंदे की ड्यूटी लगाएंगे, वो तो 2-3 दिनों में भी नहीं ये कंप्लीट कर पाएगा। तो इसके लिए हम टूल इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल हमें डेड लिंक्स, 404 पेजेस या ब्रोकन लिंक्स निकाल कर दिखा देगा, फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आएंगे क्यों भाई, शुरू में तो नहीं आएंगे ना। बेसिकली ये कॉस्ट क्या है इसकी, हाइपरलिंक। भाई किसी भी पेज पर हम जाते कैसे हैं, होम के पेज पे कैसे जाते हो, होम पे क्लिक करके। अबाउट अस पे कैसे जाते हो, अबाउट अस पे क्लिक करके। लिंक बना हुआ है ना, कॉल का बटन बना हुआ, तो उस पर क्लिक कर रहे हैं तो कॉल पे जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं हाइपरलिंक में कोई इशू है जो हमने रिजॉल्व करना है। अब इशू कहां हो सकता है, यहां तो हाइपरलिंक में हमने जो फाइल का नाम लिखा हुआ है उसमें कोई इशू है, या जहां पे फाइल स्टोर हुई है। मिसाल के तौर पे मेरा एक हाइपरलिंक है, उसमें मैंने लिखा aboutus.html। अब ये कहां पे जा रहा है, ये सर्वर के ऊपर एक फाइल है जिसका नाम है aboutus.html, उसको ट्रिगर करेगा। अब वो एरर क्या हो गया, बन कैसे रहा ये एरर, एरर ये ऐसे बन रहा है कि मैंने जब पहली दफा वेबसाइट बनाई तो मैंने उसका नाम रखा था aboutus.html, बाद में मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है, और मैंने उसको अबाउट अस की जगह पे क्या कर दिया, about.html, मगर हाइपरलिंक में मैंने चेंज नहीं किया। या मैंने हाइपरलिंक में अबाउट कर दिया, मगर मैंने फिजिकल फाइल का नाम वही पुराने वाला रहने दिया। तो 404 एरर जनरेट होगा कि नहीं होगा। मतलब ये एरर है, ये ऑटोमेटिक एरर नहीं आता, ये इसलिए नहीं आएगा कि बहुत सारी फाइलें होंगी तो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। अब पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया जनाब, एक लिंक बनाया हुआ था, गेट एडमिशन नाउ। अब वो जो गेट एडमिशन नाउ कह रहे हैं वो कब हो रहा है जी, एक मिनट जी, गेट एडमिशन नाउ कब कह रहे हैं, जब एडमिशन ओपन है। भाई एक डेडलाइन तो होगी ना जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, फिर तो एडमिशन नहीं हो रहे होंगे। अब इन्होंने क्या किया कि गेट एडमिशन नाउ, एडमिशन क्लोज। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, इन्होंने क्या किया, वो जो एडमिशन वाली फाइल थी ना, कि एडमिशन की डेट गुजर गई, या तो उसको रीनेम कर दिया या उसको डिलीट कर दिया, लेकिन लिंक तो मौजूद है, लिंक मौजूद है। जब कोई बंदा उस पर क्लिक करता है तो उसी लिंक को ढूंढता है फाइल को, मगर वो फाइल तब्दील हो चुकी हुई है तो लिंक ओपन नहीं होगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, एडमिशन नाउ वाले मैसेज को डिसअपीयर करवा देना चाहिए या उस लिंक को डेड कर देना चाहिए, फिर वो काम नहीं करेगा। सो इस तरह हमने ये एरर आने की ये रीजन है। लेकिन ये हमें पता है, ये डेवलपर या जो यूजर साइट पे होंगे उनको तो इन बातों का नहीं पता होगा। तो हमें ये भी देखना है, आप ये भी चेक करें अपनी वेबसाइट पर कि भाई कितने डेड लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहां से हम चेक कर सकते हैं ahref ब्रोकन लिंक, ये 3 लिखे हुए मैंने इस स्लाइड में, 1, 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों ब्रोकन लिंक चेकर टूल्स हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इसे खोलें, यहां पर आए और यहां पर आकर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें। अगर तो ब्रोकन लिंक होगा तो आ जाएगा। देखें जी कितने हैं। अच्छा, अब हमें यह भी समझना पड़ेगा, एक दो बातें अब हमें और समझनी है। पहली बात, अभी मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई जिसमें मैंने ब्रोकन लिंक्स फाइंड किया। वैसे तो हम फाइंड नहीं कर सकते,
यहाँ पर डिटेल्स देखने के लिए हमें इसके पेड अकाउंट में जाना पड़ेगा, ये नहीं दिखाएगा हमें। और ये Ahref का पेड अकाउंट तो बहुत महंगा है, ठीक है, यहाँ से पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं टेक्निकली अगर मेरे पास उबर सजेस्ट हो तो मैं कोई और कंपटीटर बनाकर नीचे अपना, मतलब मैं अपनी वेबसाइट को XYZ कुछ और कर दूं, कोई भी कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट, और कंपटीटर की वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट डाल दूं, तो मुझे पता लग जाएगा इसके लिंक्स कहां पर बने हुए हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि इसमें इतने लिंक्स ब्रोकन है। इसका मतलब क्या हुआ, इन लिंक्स को ठीक करना है। क्लिक करें, ये देखें आ रहे हैं लिंक्स, ये देखिए ये कौन सा पेज है जी, जरा क्लिक करें। इसका हल निकाल, इस पेज पे कुछ भी नहीं है। यहां तो इनसे कहेंगे कि यहां लिख दें एरर आ रहा है, ये इन्होंने इतना खूबसूरत एरर बनाया हुआ है ना, ये वेब डेवलपर जो है ना ये काम करते हैं कि खूबसूरत एरर बना रहे हैं। भाई एरर खूबसूरत बना के क्या करना है ना, भाई ऐसे है ना कि घर टूट गया तो उसके बाद एक खूबसूरत सी फ्लेक्स लगाई होगा हमारा घर टूट गया, इसका ये मतलब है। ये तो आना ही नहीं चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। और इसको जितना जल्दी हो सके इसको डायग्नोज करना है हमने, और हमने ये एरर्स लेके हमारी वेबसाइट पे क्लिक करने से कभी भी 404 ना आए, ठीक है। उसने कहा कि भाई 404 आ रहा है, जैसे कल देख रहे थे ना, कल स्टाइलिश था आ रहा, अब जरा स्टाइलिश में ना आ रहा है 404 आ रहा है। तो ये इसलिए होता है कि भाई किसी को पता लग जाए कि ये पेज खुल नहीं रहा, लेकिन गूगल इस पे बहुत ज्यादा माइंड करता है। गूगल ऐसे ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई कल मेरे पास चाय पे आइएगा, मैं आपको गूगल से एक लोकेशन भेजूं अपनी, और आपको मैंने रास्ता जंगलों का बता दूं, तो जंगलों में तो चाय नहीं ना पिएंगे हम लोग, गड़बड़ होगी ना, गलत जगह पे पहुंच गए ना आप लोग, सही जगह पे तो नहीं पहुंचे आप लोग। यहाँ आप इंस्टीट्यूशन का एड्रेस देखें गूगल से, पहले सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ें, बड़े इंप्रेस हो जी मुझे यहाँ पे दाखिला ले लेना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी लोकेशन लें तो वो आपको ऐसी जगह पर ले जाए जहां पर आपको लगेगा यहाँ पर कंप्यूटर कॉलेज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो कभी भी नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे उसे ढूंढने की, आप कहोगे नहीं यार ये फेक है, ऐसे ही आपके जेब में एकदम ये बात आ जाएगी कि वो फेक एक्टिविटी है ये वाली। सो हमारा ये टास्क है, ये भी इनिशियल टास्क है कि पहले तो आइडेंटिफाई करने हैं ना। अब क्या आप एसईओ एक्सपर्ट हैं कि वेबसाइट को भी देख रहे हैं? अगर तो देख रहे हैं तो मुझे सिंपल बात है भाई, ये देखिए कहां पर है ये पेज, इस पेज को फाइंड करूंगा मैं, दुबई का पेज जो है इसको फाइंड करके रिमूव कर दूंगा। इसका पेज के अंदर कहां से क्लिक हो रहा है, ये जहां पे ये क्लिक हो रहा है। लेकिन एक चीज और नोट करें, वो क्या है, इधर आए जरा, बैक पर आ जाते हैं वापस। ये कौन सा एसईओ का फैक्टर है, समझ में आ रहा होगा कौन सा भला, ऑन साइड है कि टेक्निकल है? टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। 404 टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। चैलेंजेस पे क्लिक करें, नीचे आ जाए जरा, इस क्लिक करें। एक्चुअली यहां पे लिंक लगा हुआ है, मैं क्या असल में जो लिंक लगा हुआ है ना वो यहां लगा हुआ है, यहां पे इस वेबसाइट पे कहीं पे लिंक है, ढूंढना पड़ेगा कि कहां है पीक सॉल्यूशन का लिंक, कि जहां से वो पीक सॉल्यूशन पर जाता है लेकर इसको। और वो वाला लिंक जो था वो पेज है जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो वहां से वो उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम है, ये भी मैंने इस वेबसाइट को शो किया है। अच्छा भाई छोड़ दो, इसके ऊपर देखिए कोई ब्रोकन लिंक्स हैं। कह रहे हैं नो ब्रोकन लिंक्स। इस तरीके से हम लोगों ने ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करना है। और ब्रोकन लिंक जो हमारे अपनी वेबसाइट पे बने हो ना वो तो ठीक है, वो तो कंट्रोलेबल भी है, मैनेज हो जाएंगे, भी मिल गए रिमूव कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने लिंक बिल्डिंग की हुई है, आपके 200 ब्रोकन लिंक्स वो हैं जो दूसरों ने लगाए हुए थे,
और वो वाली वेबसाइट ही गायब हो गई, वो तो अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा ना, तो इसका मतलब है कि आप एक बैड रेपुटेशन को लेकर बैठे हुए हैं, उसे आप किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट पर लिंक्स थे वो तो आपने मैनेज कर लिए, डिलीट कर लिए, जो किसी और की वेबसाइट पर है वो कैसे डिलीट करेंगे। इसलिए हम जब लिंक बिल्डिंग करें तो हमें बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए कि जिन वेबसाइट्स पे हम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अनएक्सेसिबल हो जाए आने वाले दिनों में। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही।